नमस्ते सभी को। कैसे हैं आप? आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिज कोर्स को। और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में कि जब हम लोग जून माह में विद्यालय में प्रवेश लेते हैं तो जून माह और जुलाई माह में ब्रिज कोर्स पढ़ाया जाता है। ब्रिज कोर्स का मतलब ये होता है, ब्रिज कोर्स 3 विषयों में होता है, हिंदी, गणित और अंग्रेजी। इसका मतलब ये होता है कि बच्चों की जो पहली से 8वीं तक जो विषय वस्तु उससे छूट गई है या उसे समझ में नहीं आई है, तो उसकी उसका जो मूल आधार है, उसका जो बेस है, वो उसमें वो परिपक्व हो जाए। बच्चा जो कक्षा 9वीं की जो मूल पुस्तकें हैं, पाठ्य पुस्तकें, उनको पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। इसलिए सत्र के पहले माह में ब्रिज कोर्स चलाया जाता है, जिससे बच्चों को जो उनकी आधारभूत जो तैयारी है वो पूरी हो जाए और उसके बाद वो बच्चा पाठ्यक्रम की जो मूल पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। तो आज हम इसी तारतम्य में कक्षा 9वीं हिंदी की जो हमारा ब्रिज कोर्स है उसको प्रारंभ कर रहे हैं, और आशा करता हूं कि आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। यदि आपको इसमें कोई भी समस्या होती है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएंगे तो आपको विषय से संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। चलते हम लोग अपने ब्रिज कोर्स को प्रारंभ करते हैं और इसके पार्ट 1 पर चलते हैं। हम पहुंच गए हैं पार्ट 1 पर, और हम लोग जो पार्ट 1 पढ़ेंगे सबसे पहले, तो पहला पार्ट ये है, और पहले पार्ट में कविता है, पद्य भाग है, और इस कविता का नाम है सूरज का ब्याह। तो थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। इसके बाद इसके जो कार्यपत्र के इसके जो प्रश्न उत्तर उसको देखेंगे। तो बहुत अच्छी कविता है और बहुत रुचिकर कविता है ये। पढ़ते हैं। उड़ी एक अफवाह, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है ना। मोर करेंगे नाच गीत, कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से बंधन वार सजाएगी। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पांत पांत डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। सावधान जलचरों, खुशी में सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी चटपट करते रहते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया तो 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज का मारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। बहुत रुचिकर कविता है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, है ना। इसकी व्याख्या में समझने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लेते हैं और फिर बाकी कार्यपत्र को भरेंगे। तो एक अफवाह उड़ी, अर्थात एक झूठी खबर। अफवाह का मतलब होता है कोई भ्रम पूर्वक खबर या झूठी खबर उड़ी। क्या उड़ी? तो सूरज की शादी होने वाली है ना, सूर्य की शादी होने वाली है, और वर के विमल मोर में, और जो वर जो है, जो दूल्हा है, उसके जो पवित्र जो मोर होता है, क्योंकि शादी के समय दूल्हे के सिर पर मोर बांधा जाता है, तो उसमें मोती जो पिरोने का काम है वो कौन करेगी? उषा। उषा मतलब प्रातःकाल का समय है, वो उसमें मोती पिरोने का काम करेगा। मोर करेंगे नाच। अब जब हम सभी जानते हैं कि विवाह होता है तो उसमें नाच गाने भी होते हैं, गीत भी गाए जाते हैं, तो ये सब काम कौन कौन करेगा? तो मोर करेंगे नाच। मोर उसमें नाच करेंगे, नाचेंगे, और गीत जो है कोयल सुहाग के गाएगी, और गीत गाने का जो सुहाग के गीत कौन गाएगी? कोयल। लता विटप मंडप वितान से बंधन वार सजाएगी, और लताएं जो है अपने विटप से, अपने जो उसके जो पत्ते हैं या उसका जो लता का जो पूरा रूप है वो उससे वो मंडप सजाएगी, और वितान चंदोवा सजाएगी। अर्थात जब हम जानते हैं कि जब विवाह होता है तो उसमें मंडप बनता है जहां दूल्हा और दुल्हन फेरे लेते हैं, है ना, अग्नि के समक्ष। तो वहां पर वो मंडन बनाने, जो मंडप है उसको बनाने और बंधनवार सजाने का काम जो कौन करेगी? लता करेगी। अब इसके बाद आगे सभी का काम है। जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पांत पांत डोली, और वन में जितने भी जीव जंतु थे, जिनने भी ये बात सुनी, जिनको भी ये बात पता चली, सभी प्रसन्नता से भर गए, खुशी से भर गए।
और वन की पांत पांत यानी वन की पूरी पंक्तियां, जितने भी वन में लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सारे प्रसन्न हो गए। इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली। इतने में जो वहां पर एक तालाब होगा, उसमें जो उस पानी के भीतर एक वृद्ध मछली थी, वो बोली, सावधान जलचरों। जलचर का मतलब जो पानी में रहने वाले, जल में रहने वाले जीव है, वो उनसे बोल रही सावधान हो जाओ, खुशी से सबके साथ नहीं फूलो। तुम इतने प्रसन्न होकर के ज्यादा मत फूलो, ज्यादा प्रसन्न मत हो, क्योंकि उसका क्या कारण है कि ब्याह सूर्य का ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, सूर्य का ब्याह हो रहा है, मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो। लेकिन तुम्हें इतनी बात नहीं भूलना है। क्या नहीं भूलनी है? एक सूर्य की ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं। जब एक ही सूर्य है, उसके मारे हम कौन सी विपदा जो है, संकट है, वो कम सहन करते हैं। कितनी बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। गर्मी भर सारे जलवासी चटपट करते रहे। जब भीषण गर्मी पड़ती है तो सभी जगह जल की कमी हो जाती है, तो जलवासी चटपट करते हैं, परेशान होते हैं, तड़पते हैं, कराते हैं, और सभी प्राणी दुखी हो जाते हैं। अगर सूर्य ने ब्याह किया तो 10-5 पुत्र जन्माएंगे। यदि उसका विवाह हुआ तो उसके 10-5 पुत्र जन्मेंगे। सोचो, तब उतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। तो सोचो, जब हम एक ही सूर्य के ताप से दुखी हैं, है ना, परेशान हैं, तो फिर इतने सूर्यों का ताप कौन सह पाएगा। अच्छा है सूरज का मारा है, बहुत अच्छी बात है, वंश विहीन है ना, उसका कोई वंश नहीं है, अकेला है। इस प्रचंड का ब्याह जगत के खातिर बड़ा झमेला। यदि इस प्रचंड का, इस तीव्र गर्मी वाले सूरज का ब्याह हो गया तो फिर बड़ा झमेला हो जाएगा, बड़ा संकट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके कार्यपत्रक की ओर और उनके प्रश्न उत्तर को हल करें। अब हम पहुंचे हैं कार्यपत्रक 1। अब कार्यपत्रक 1 को ध्यान से समझेंगे। इसमें लिखा है कि शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। क्या बोला, वो बताया गया इसमें, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। इसको मैंने नहीं भरा है। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि ये कक्षा में जो भी शिक्षक बोलेंगे उन शब्दों को लिखना है। उसका मतलब ये है कि बच्चे जो हैं शब्दों को कितना पहचान पाते हैं, कितना सही लिख पाते हैं। यदि मैं लिख दूंगा तो फिर आप वही शब्द लिखेंगे तो फिर आप नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए शब्द जैसे शिक्षक बोलेंगे आप उनको लिखेंगे, उसके बाद शिक्षक उन शब्दों को जांचेंगे कि आपने स्पष्ट और सही लिखा, और यदि आपने कुछ उसमें त्रुटि की है तो शिक्षक आपसे सुधरवाएंगे, उसको सही लिखवाएंगे। ठीक है, तो ये पहला कार्यपत्रक आपको भरना है। दूसरा कार्यपत्रक जो है उसमें लिखा अपनी पसंद की एक कविता लिखी। वैसे ये कार्यपत्रक भी आपको ही भरना, वैसे तो सारे कार्यपत्रक आपको भरने हैं, लेकिन कविता थी तो मैंने कविता लिखी है, बहुत अच्छी कविता है। यदि आप चाहें तो इसी कविता को तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और यदि फिर भी आपको और दूसरी कविता भी अच्छे से याद है तो आप अपनी मनपसंद की, कोई भी अपनी पसंद की कविता इसमें लिख सकते हैं। तो कार्यपत्रक 2 को देखेंगे। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बित बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, है ना। हे हरि, ये यहां पर हरि है, ठीक है। हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं। और मुझे ये चाह नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ूं और उस पर अपने भाग्य पर इटलाऊं। इस तरह से ये हमारी कविता पूरी हुई। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे कार्यपत्रक 3 पर। कार्यपत्रक 3 में लिखा है निम्नलिखित शब्दों में कुछ तत्सम और तद्भव और तत्सम शब्द सम्मिलित है, इन्हें चुनकर अलग अलग लिखिए। तो पहले तो मैं आपके ज्ञान के लिए बता दूं तत्सम और तद्भव होते क्या हैं, ताकि आप लोगों को चुनने में समस्या नहीं हो। और आपको यहाँ मैंने चुन के रखे हैं तो इनको आपको समझ में आ जाए, है ना। आप ऐसे के ऐसे याद न करें, कम से कम आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि तत्सम क्या होते हैं, तद्भव क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ परिभाषा लिखी तत्सम। तो मैं पहले आपको आसान भाषा में समझा दूं। तत्सम का मतलब होता है संस्कृत के शब्द, ठीक है। जो भी शब्द संस्कृत के होते हैं वो तत्सम होते हैं, ठीक है। तो संस्कृत के वे शब्द जो ज्यों क्यों त्यों बिना परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयोग में लाए जाते हैं ना। मतलब संस्कृत के शब्द है जिनमें कोई परिवर्तन नहीं करके हम ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में प्रयोग में लेते हैं, प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में, वो संस्कृत के शब्द तत्सम कहलाते हैं। जैसे अग्नि, जल, हस्त, है ना, दंत, है ना, नेत्र, कर्ण, इस तरह के शब्द है वो तत्सम होते हैं। जो संस्कृत के शब्द होते हैं ऐसे के ऐसे हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसके बाद आएंगे तद्भव। तद्भव शब्द जो है
वो तत्सम शब्दों में ये देखो, ये भी तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के अनुसार किंचित परिवर्तन होने से निर्मित शब्द तद्भव कहलाता। अर्थात यहां इसको और आसान भाषा में समझेंगे तो संस्कृत के वे शब्द जो किंचित परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात वो होते संस्कृत के ही हैं, तो जो तत्सम शब्द हैं उन शब्दों को समय और परिस्थिति के अनुसार किंचित परिवर्तन, थोड़ा सा परिवर्तन होने से जो निर्मित शब्द हैं वो तद्भव कहलाते हैं। जैसे अग्नि से आग बन गया, हस्त से हाथ बन गया, दंत से दांत बन गया, इस तरह से जो शब्द तद्भव कहलाते हैं। वैसे हम लोग आगे भी शब्दों का ज्ञान पढ़ेंगे, समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम चलते हैं, ये हमारा कार्यपत्रक 3 है, इसको भरेंगे। तो सबसे पहले इनमें से हमें तत्सम और तद्भव छांटने, तो मैंने आपको पहले बता दिया, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो सब तत्सम होते हैं और संस्कृत से बदल करके जो हिंदी में आते हैं वो तद्भव कहलाते हैं। तो यहाँ इसने पहले तद्भव लिखा है, फिर यहाँ तत्सम लिखा है। तो ये इतने जो 24-25 शब्द हैं, 23 शब्द हैं, ये 23-24, इनमें से कुछ शब्द जो हैं इसी में ही तत्सम भी है और उनके तद्भव रूप भी है, तो मैंने यहाँ जमा दिए हैं। और बाकी जो ऐसे शब्द से जिनके तत्सम नहीं है उनको भी मैंने यहाँ लिख दिया, अभी समझेंगे। जैसे इसमें से हमने तद्भव छांटा, पहले तो सबसे पहले हाथ, देखो हाथ लिखा होगा यहाँ पर, है ना, तो हाथ शब्द तद्भव है। अब इस तद्भव का तत्सम क्या बना, हस्त, वो इसी में ही था, तो मैंने यहाँ पर इसको हस्त लिख दिया। इसके बाद मिट्टी है तद्भव, मिट्टी का तत्सम क्या बनेगा, मृत्तिका, तो मैंने यहाँ मृत्तिका लिख दिया है। इसके बाद है साग, साग शब्द जो है वो क्या है, तद्भव है ना, यहाँ लिखा होगा साग, ठीक है। और साग शब्द से बना है शाक, ये तत्सम बन गया इसी का ही। भीत, ये तद्भव शब्द है, ये यहीं पे लिखा होगा, भीत जो शब्द है देखो, ये भीत लिखा है, और भीत से बन गया भित्ति, ये भित्ति भी इसी में ही है, तो ये तत्सम है, इसी का तत्सम है। स्वप्न और सपना, ये थोड़ा मैंने उल्टा लिख दिया है, यहां आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सपना इधर आएगा और स्वप्न इधर आएगा, ये मैंने सुधार कर दिया यहां पर। तो देखेंगे सपना शब्द है, सपना, और इसका बनेगा स्वप्न, ठीक है, तत्सम है, ये भी सपना भी यही लिखा है और इसी का तत्सम जो है यहाँ स्वप्न लिखा है। इसका चांद तद्भव है, ये देखो यहाँ पर चांद लिखा है ना, और इसके बाद है चंद्र, इसका तत्सम है। पांत, पांत लिखा है ये, और इसका जो तत्सम शब्द है पंक्ति है, ठीक है। तो ये इसी में ही थे, इसीलिए मैंने लिख दिया। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके तद्भव हैं लेकिन हमारे यहाँ पर इनके तत्सम नहीं लिखे, लेकिन मैंने आपके बने, जैसे समुद्र है, ये तद्भव शब्द है समुद्र, लेकिन आपको कभी पूछा जाए कि समुद्र का तत्सम क्या होगा, तो सागर होगा। झरना जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, निर्झर होगा। गोरा, ये तद्भव शब्द है, इसका गोर तत्सम होगा। मछली तद्भव शब्द है, इसका मीन तत्सम होगा। कान शब्द जो तद्भव है, इसका कर्ण तत्सम होगा। और हिरन ये तद्भव शब्द है, इसका मृग तत्सम होगा। और मोर शब्द भी तद्भव है। इसके बाद यहाँ पर ये तत्सम शब्द है, इसमें इसके बाद इस श्रृंखला है ना, श्रृंखला का यदि तद्भव पूछा जाए तो सांकल होगा। और ये विद है ना, विद का जो तद्भव है वो जानकार होगा, ठीक है। तो ये इधर ये जो इधर मैंने यहाँ तद्भव कर दिया है, तो आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ये यहाँ पर तद्भव है और ये यहाँ पर ये है ना, ये तत्सम है ना, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक पर। अब हम आए हैं अगले कार्यपत्रक 4 पर। कार्यपत्रक 4 बहुत सीधा है, इसमें बहुत आसान प्रश्न है ये, इसमें ज्यादा अपने को कुछ करना नहीं है। समान तुक वाले शब्दों को पहचान कर लिखना। समान तुक, जैसे दुकान है ना, दुकान का मकान हो जाएगा इस तरह से। जैसे यहाँ पर पहले नंबर पर कहर लिखा, तो कहर को यहां से ढूंढना तो नहर हो गया, समान तुक है ना। इसके बाद कान लिखा, कान का इसमें से ढूंढेंगे तो मान आ गया। रात लिखा, रात का यहां से ढूंढेंगे तो बात लिख दिया यहाँ पर। मकान का यहाँ दुकान, इसी में से ढूंढ के लिखना था। अपना, अपना का यहाँ सपना लिख दिया हमने। साथ, साथ का यहाँ हमने हाथ उतार दिया। तारा, तारा का हमने यहाँ नारा लिख दिया। बिटिया शब्द है, इसका हमने यहाँ से उतार के घटिया लिख दिया। खिला शब्द का हमने यहाँ पर उठा के किला लिख दिया।
इसका छीला शब्द है, ये छीला का यहाँ पर दिला लिख दिया, और सजाएगी का हमने लिख दिया गाएगी, और झमेले का लिख दिया अकेला। ये यहाँ से समान तुक वाले शब्द है। ठीक है, अब हम चलते हैं कार्यपत्रक 5 की ओर। एक कविता में आए नए शब्दों का अर्थ लिखिए। कविता में जो शब्द आए हैं ये बहुत अच्छे शब्द हैं, और वैसे हम हमारे दैनिक जीवन में इनका उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ भी हमें पता होना चाहिए। तो देखते हैं। सबसे पहले अफवाह शब्द आया है। तो अफवाह का मतलब होता है उड़ाई हुई खबर या झूठी खबर। ठीक है ना। मोर, मोर शब्द क्या होता है? दूल्हे के सिर पर बांधा जाने वाला मुकुट। जब दूल्हा बनता है ना, तो दूल्हे के सिर पर जो मुकुट बांधते हैं उसे मोर बोलते हैं। विमल शब्द का अर्थ होता है पवित्र। उषा शब्द को हम सभी जानते हैं, प्रातःकाल या सवेरा होता है। सुहाग का अर्थ होता है मंगल गीत, है ना। और विटप, विटप का मतलब होता है वृक्ष। ठीक है। मंडप, मंडप हम जब भी सभी जानते हैं कि शादी विवाह का कार्य जहां संपन्न हो वहां पर मंडप होता है, वो जहां पे संपन्न होता है शादी विवाह का कार्य वो विस्तान मंडप होता है। वितान का मतलब होता है चंदोवा या विस्तार। जैसे मंडप के ऊपर जो अपन लोग पत्ते वगैरह लगाते हैं उससे छाया करते हैं, वो वितान होता है। पांत पांत, पांत पांत है ना पंक्ति पंक्ति, तो प्रत्येक पंक्ति है ना कतार। वृद्ध शब्द को हम सभी जानते हैं बुजुर्ग। ठीक है। इसके बाद बंधनवार, है ना। बंधनवार बहुत अच्छा शब्द है। इसमें देखते हैं तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारे घरों पे कोई त्योहार, शादी विवाह या शुभ कार्य हो तो हमारा जो मुख्य द्वार होता है उस पर हम लोग आम के पत्तों से एक बंधनवार बना करके लगाते हैं, तो उसे बंधनवार बोलते हैं। शुभ अवसरों पर प्रवेश द्वार पर लगा बंधन। ठीक है। जलचर का मतलब जो जल में रहने वाले जीव। विपत का मतलब होता है आफत, परेशानी, विपत्ति। प्रचंड का मतलब होता है अत्यधिक, भीषण या तीव्र। ठीक है। इसके बाद खातिर का मतलब होता है के लिए, है ना। खातिर है ना, उसके खातिर ये काम करेंगे तो उसके लिए के खातिर है ना, के लिए। कंवारा, जिसका विवाह न हुआ हो। ताप यानी गर्मी। वंश विहीन, परिवार में अकेला निर्वंश, है ना, जिसका वंश आगे नहीं बढ़ा हो वो वंश विहीन होता है। झमेला, झमेला का अर्थ है समस्या, झंझट, बखेड़ा। ठीक है। इसके बाद है चटपट यानी तड़पना, कराना। ठीक है। ये कार्यपत्रक 5 हुआ। अब हम चलते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। अब हम आए हैं कार्यपत्रक 6 पर। कार्यपत्रक में एक काव्यांश है, इसे पद्यांश भी बोलते हैं। हम सभी जानते हैं कि कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में जो प्रश्न पत्र होता है उसमें एक गद्यांश और एक पद्यांश आता है, वो अपठित होते हैं। उनको पढ़ करके और फिर उनके नीचे प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लिखने होते हैं। तो इसको सावधानी पूर्वक पढ़ के और फिर हम लोग यहाँ पर नीचे उत्तर देंगे। तो सबसे पहले जैसे इसका है, कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। ठीक है। तो प्रश्न पहला आ गया, हकीकत में किस्मत किसे कहते हैं? तो यहाँ है कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। मेहनत है तो मेहनत उत्तर आ गया। ठीक है। इसके बाद जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं साहसी। ठीक है। यहाँ पर जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पर हमने लिख दिया साहसी। ठीक है। इसके बाद जो करते हैं ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। ठीक है। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार हैं वही जिन्होंने दुखों को सहा। तो तीसरा प्रश्न है, खुशी के हकदार कौन है? तो दुख सहने वाला। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है इसके बाद, है ना, निराशा छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना, निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। तो निराशा का अंधकार, तो किसका अंधकार मिटाना है? यहाँ पर निराशा, तो निराशा का अंधकार मिटाना। ठीक है। इसके बाद छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं पहचानो। तो किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? तो हम यहाँ लिखा रहा भाग्य की दुहाई, तो भाग्य की दुहाई को छोड़ेंगे तो किस्मत बनती है। जो रुक गया मिट गया उसका, तो देखो यहां पर है, जो रुक गया मिट गया उसका, क्या मिट गया उसका? नामो निशान। तो यहां पर हमने इस कार्यपत्र को तैयार किया है। इसके बाद हम चलेंगे कार्यपत्रक 7 की ओर। ये कार्यपत्रक 7 है। अब हम लोग जानते हैं इसमें एक चित्र दिया हुआ है, बहुत अच्छा चित्र है।
जब आप के सामने पुस्तक आएगी तो आप भी अपने अनुसार इस चित्र को देख करके नीचे एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। अनुच्छेद का मतलब होता है एक पैराग्राफ। इसी चित्र को देख करके इसको लिखना है कि इस चित्र में क्या भाव है, क्या बताया गया है। तो सरल शब्दों में एक अनुच्छेद लिखना है। धीरे धीरे जब आप कक्षा में नियमित आएंगे, नियमित पढ़ेंगे और सामने से प्रश्न करेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है। और आपको ये ब्रिज कोर्स ही इसीलिए चला गया कि आपको एक एक शब्द का ज्ञान हो जाए अच्छे से। चलते हम लोग, जैसे ये चित्र वैसे देख करके आपको ही इसके नीचे पैराग्राफ अनुच्छेद लिखना है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए लिख दिया है। जैसे सूरज की पहली किरण के साथ सभी पक्षी चहचहा रहे। ठीक है, ये सूरज की पहली किरण चित्र देगा। परंतु एक चिड़िया पिंजरे में बंद थी। ये देखो यहाँ पर, वह उन पक्षियों को देखकर उदास हो रही थी, वो दुखी हो रही थी। जो पक्षी उड़ रहे थे, ये पक्षी ये उड़ रहे थे, इनको देखकर उदास हो सोच रही थी कि काश मैं भी बाकी पक्षियों की तरह खुले आसमान में उड़ सकती। खुले आसमान में बहुत से पक्षी चहचहा रहे थे। वह चिड़िया उन पक्षियों को देखकर सोच रही थी कि काश मैं भी उड़ सकती, लेकिन क्या करूं, मैं तो पिंजरे में कैद हूं। और वह पिंजरे से ही दुख का गाना गाकर विलाप कर रही है। ये देखो यहाँ पर इसका फोटो में विलाप कर रही है, दुख का गाना गा रहे, उसकी कराह निकल रही है, वो परेशान है। तो यहाँ पर हमने देखा है कि इसको, इसमें एक अनुच्छेद, इस चित्र को देखना, आप भी अपने अनुसार अपने विचार इसमें लिख सकते हैं। चलते हम अगले कार्यपत्र की। ये जो कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक 8, ये हमारे पाठ 1 का अंतिम कार्यपत्रक है। इसके बाद फिर हम पाठ 2 पर चलेंगे। तो ये कार्यपत्रक है, ये भी आपको अपने अनुसार ही लिखना है कि आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया। आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या किया, उसके बारे में आपको लिखना है कि आप सुबह से उठे और उठने के बाद आपने क्या क्या किया। देखते हैं, है ना। सबसे पहले आज सुबह उठकर, है ना, सर्वप्रथम अपने माता पिता को प्रणाम किया। फिर एक गिलास पानी पीकर फ्रेश होने गया। इसके बाद ब्रश करके, है ना, इसके बाद ब्रश करके स्नान किया और साफ कपड़े पहनकर मंदिर में दीपक जलाया। कुछ देर बाद मैंने दूध पिया और फिर मैं पढ़ाई करने बैठ गया। फिर मैं, है ना, मैं में 2 मात्रा है कि मैं पढ़ाई करने लगा। इसके कुछ समय बाद मैंने घर के कार्य में माताजी की सहायता की। फिर नाश्ता किया और तैयार होकर विद्यालय चला गया। वहां सबसे पहले प्रार्थना सभा में प्रार्थना की और गुरुजनों का आशीर्वाद लिया और पूरे दिन कक्षा में अनुशासित होकर सभी शिक्षकों को ध्यानपूर्वक सुना। फिर शाम को विद्यालय से घर आकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया और गृह कार्य पूरा करने हेतु बैठ गया। गृह कार्य करने हेतु बैठ गया। तो इस तरह से ये आप अपनी दिनचर्या इसमें लिख सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको कार्यपत्रक जो है, ये 8 कार्यपत्रक के अच्छे समझ में आए होंगे और आपको शुरुआत में लग रहा होगा थोड़ा सा कठिन है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग मेहनत करेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे तो आप घबराएं नहीं, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। इससे पहले ये अत्यंत आवश्यक है कि अब थोड़ा सा आपको पढ़ना लिखना। इससे पहले जो कार्य पत्रक था, इससे पहले जो पुस्तक थी ब्रिज कोर्स की, उसमें पहले पाठ में हिंदी की वर्णमाला थी। इसमें वर्णमाला को शामिल नहीं किया गया, लेकिन फिर भी आपको मैं थोड़ी सी वर्णमाला भी सिखा दूंगा। 12 खड़ी क्या होता है कि थोड़ा सा शब्दों का, यदि आपको थोड़ी सी भी परेशानी है शब्द निर्माण करने में या वर्ण निर्माण करने में, शब्द निर्माण करने में, वाक्य निर्माण करने में, तो वो भी आपकी दूर हो जाएगी। घबराने की आवश्यकता नहीं है। बने रहें आप चैनल पर और साथ में आपको नई नई वीडियो मिलती रहेगी। आप लगातार देखते रहें। अब मैं आपको हिंदी के साथ गणित और अंग्रेजी के कार्यपत्रक जो हैं, उसके जो ब्रिज कोर्स है उसको भी हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, और चलते हम अगली वीडियो की ओर। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।